नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये क्लास 6 की हिंदी में। हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग चांद से थोड़ी गप्पें। जो ये आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका है, इसमें आपका गद्य और काव्य दोनों ही खंड यहाँ पर संकलित हैं, यानी कि दोनों खंड दिए गए हैं। आपके गद्य खंड यानी कि जिसमें आपकी कहानी, कविता, कहानियां, लेख, संस्मरण, यात्रा वृतांत आदि चीजें आती हैं। और जो आपका काव्य खंड है, इसमें कविताएं आती है, शायरियां आती है, गजल आती है, ये सब चीजें आती है। तो आपने देखा शुरुआत का जो हमारा पहला चैप्टर था हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का, वो भी काव्य खंड से ली गई एक कविता थी। उसके बाद हमने दूसरा जो पढ़ा था वो हमारा संस्मरण था, जिसमें हमने बचपन के बारे में पढ़ा था, और तीसरा हमारी जिसका नाम था नादान दोस्त। तो इस तरह से हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और चौथे चैप्टर को आज हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है चांद से थोड़ी गप्पें। तो आप सभी के पास आपकी पाठ्य पुस्तिका जरूर होगी, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1। तो आप उस पाठ्य पुस्तिका को निकाल लीजिए और उस पाठ्य पुस्तिका में से पढ़ना शुरू कीजिए, जिस तरह से हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। तो ये जो कविता है, इसमें 10 से 11 साल यानी कि आपसे थोड़ी छोटी या जो 5th क्लास में हो सकती है, क्योंकि अभी आप 6 में हो, तो 5th में हो सकती है। 10 से 11 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो अपने मन की बात यहाँ पर करती है। अपने मन की बात यहाँ पर करती है, क्या कहती है कि वो चांद को देख रही है, वो रात के समय चांद को देख रही है। और क्योंकि बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है, वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया ही था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे नादान दोस्त, कि बच्चों की कैसी प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु, यानी कि बच्चे हमेशा जानने की इच्छा होती है बच्चों के अंदर कि ये कैसे है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये कहाँ होता है, ये कब होता है। बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में। जिस तरह से आपने देखा केशव और श्यामा के मन में भी बहुत सारे सवाल थे चिड़िया के अंडों के विषय में। तो इसी तरह से यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है 10 से 11 साल की, और उसके मन में चांद को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो अक्सर आप लोगों के मन में भी चांद को लेकर सवाल उठता होगा, क्योंकि आज के टाइम में वहां पर लोग कहते हैं कि चांद पर हमने जमीन ले रखी है, यानी कि हमने रहने के लिए वहां पर जमीन खरीद रखी है। और आपको बचपन में जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कि चंदा मामा। तो यानी कि आप रिलेट नहीं कर पाते होंगे कि क्या है, क्यों है, कैसा है और क्या है। और कई सारी कहानियां आपकी जो दादी नानी आपको चांद और सूरज के विषय में बताती रहती हैं बचपन से। तो आप सभी को थोड़ा बहुत चीजें पता है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें पता नहीं है। इस कारण क्या होता है कि और भी ज्यादा सवाल हमारे मन में होते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है, उसके मन में वो एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति की है वो बच्ची, और वो चांद को देख रही है और इस कारण चांद से कई सारे सवाल करना चाहती है, चांद से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहती है। और वो किस तरह के प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। और ज्यादा जानना चाहती है, वो जितना देखती है चांद को कि आज पूरा चांद है, कल थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा कम है, और एक दिन बिल्कुल गायब है, रात हो जाती है। तो इस तरह से तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी इस कविता को। आप सभी के पास आपकी पाठ्य पुस्तिका जरूर होगी, आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल सकते हैं अगर आप लोग स्कूल लाए हैं तो, क्योंकि काफी सारे मैं बच्चे देख पा रही हूँ, तो कोई ना कोई बच्चा जरूर लाया होगा। आप देखिए स्कूल आते हैं तो सारी चीजें आप लेकर आते हैं, अपनी बुक्स लेकर आते हैं, नोटबुक्स लेकर आते हैं। तो जिसके पास बुक है वो अपनी बुक जरूर निकाल लीजिए। देखिए क्या कहती है पहले काव्यांश में एक छोटी सी बच्ची चांद से, कहती है गोल है खूब मगर, गोल है
खूब मगर तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तारों जड़ा सिर्फ मुख खोले हुए है अपना। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, सिर्फ मुख खोले हैं अपना। एक तरह से तारों जड़ा आकाश पहना हुआ है और सिर्फ अपना मुख जो है वो खोला हुआ है, ऐसा कह रही है वो छोटी सी बच्ची। और मुख कैसा है? मुख है गोरा चिट्टा गोल मटोल। चांद का मुख कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो आज पूर्ण चंद्रमा की रात है, यानी कि आज चंद्रमा जो है पूरा गोल दिखाई पड़ रहा है और इस पर एक छोटी सी बच्ची जो है वो चंद्रमा से कह रही है, आज वो अपने सवालों को अपने अंदर नहीं दबा पाई। आज वो अब चांद से सीधा सीधा सवाल करती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा रात्रि के समय में हमें चांद के, क्योंकि हम तो उन्हें चंदा मामा कहते हैं, लेकिन ना तो हमें उनके हाथ दिखाई देते हैं, ना हमें उनके पैर दिखाई देते हैं, ना हमें उनकी नाक दिखाई देती है। तो छोटी सी बच्ची क्या कह रही है? कह रही कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आपका बाकी शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने पूरे आकाश को पहना हुआ है जो तारों जड़ा है। जब आप जो छोटी बच्चियां हैं वो जब फ्रॉक पहनती हैं, फुल गाउन वाला फ्रॉक पहनती हैं, तो वो क्या होती है? सितारों से जड़ी हुई होती है और वो पूरा नीचे तक फैला हुआ होता है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो बिल्कुल वह भी यही कह रही है, कहती है आप गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, थोड़ा सा टेढ़े नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आपने पूरा आकाश, ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरा आकाश पहना हुआ है, तारों जड़ा, सितारों से जड़ा आकाश आपने वस्त्र के रूप में धारण किए हुए। सिर्फ मुख खोले है अपना। आपने केवल अपना मुख दिखाया हुआ है और वो मुख भी कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल। एकदम से गोरा चिट्टा है, साफ सुथरा सुंदर और गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्मत। और जो आपकी ये पोशाक है, पोशाक क्या है? पोशाक है आकाश। उसने कहा ना कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि आकाश को उनकी पोशाक के रूप में, उनके वस्त्र के रूप में, उनके कपड़ों के रूप में यहाँ पर बताया है। वो कहती है आप अपनी पोशाक को, अपनी कपड़ों को चारों तरफ फैलाए हुए, आपने एक बहुत बड़ा सा गाउन पहना हुआ है और जो चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो देखिए, छोटी सी यहाँ पर पंक्ति है इस कविता की और इसके भावार्थ को समझते हैं तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं इस कविता में। जैसे यहाँ पर एक शब्द है खूब। खूब यानी कि बहुत अधिक। तिरछे, तिरछे यानी कि टेढ़े मेढ़े। जरा का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद है कुल। कुल का अर्थ है संपूर्ण, सारा, संपूर्ण या सारा आकाश। सिर्फ, सिर्फ का अर्थ होता है केवल। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। चारों सिम्मत का अर्थ होता है सभी दिशाएं। चारों सिम्मत का क्या अर्थ होता है? सभी दिशाएं। तो देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो ये कविता दी गई है, अब जब आपके एग्जाम में ये कविता आती है तो उसमें लिखा जाता है कि आप इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करने में आपको पहले प्रसंग लिखना होता है और प्रसंग लिखने के लिए देखिए, मैंने आपको पहले दिन ही, जब हमारा फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट चैप्टर था, वह छोटी सी चिड़िया, और मैंने तभी आपको बताया था कि जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जिस भी पाठ को पढ़ते हैं, चाहे वो काव्य हो या गद्य हो, यानी कि कोई कविता हो या कोई कहानी हो, लेख हो, संस्मरण हो, यात्रा वृतांत हो, कुछ भी हो,
उसको पढ़ते वक्त सबसे पहले आपको पाठ और पाठ के लेखक का नाम या कवि और कविता का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इस पाठ के कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी। तो चलिए प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत पुस्तिका भाग 1 में संकलित, और इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित चांद के वस्त्र के रूप में दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि जो तारों जड़ा हुआ आकाश है वो चांद का वस्त्र प्रतीत होता है, चांद का वस्त्र लगता है। तो देखिए इसका सरलार्थ क्या है, यानी कि सरल शब्दों में हम कहें तो एक 10-11 साल की छोटी सी बालिका है, वो चांद को देखकर कहती है कि आप तो बहुत अधिक गोल हैं, आप बहुत अधिक गोल है। क्या कहती है? गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर पर आप टेढ़े नजर आते हैं। तो खूब गोल है आप, बहुत अधिक गोल है, परंतु गोल होने पर भी आप थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। और आपने सारे आकाश को अपना वस्त्र बनाकर पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो सारा आकाश है वो आप ही का वस्त्र है। और क्योंकि जो आकाश में चमचमाते हुए ये तारे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपके वस्त्रों में चमकते हुए सितारे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपके वस्त्रों पर सितारे जड़े हुए हैं। फिर कहती है, हे चांद, आपका सारा शरीर तो वस्त्रों से ढका हुआ है, यानी कि आपका सारा शरीर तो हमें दिखाई नहीं देता है, बस केवल आपका ये गोरा चिट्टा सुंदर मुख हमें दिखाई देता है। ये गोरा चिट्टा सुंदर मुंह ही हमें दिखाई दे रहा है। ये जो गोल 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 मटोल जो आपका ये मुंह है गोरा चिट्टा, ये हमें दिखाई दे रहा है। और आपका ये वस्त्र, यानी कि आपका ये जो आकाश रूपी वस्त्र है, आपने देखा होगा, आप चाहे अपनी नानी के घर जाएं, आप चाहे अपनी दादी के घर जाएं, आप अपने गांव जाएं, आप अपने शहर वाले घर में आए, कहीं भी जाएं, जब आप आकाश की तरफ मुख करके देखते हैं तो आपको लगता है कि आकाश ने चारों दिशाओं को क्या कर रखा है? घेरा हुआ है, यानी कि आपको हर तरफ आकाश नजर आता है। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है कि आपके इस आकाश रूपी वस्त्र ने सभी दिशाओं में ये आकाश रूपी वस्त्र आपका फैला हुआ है। तो इस तरह से क्या भाव है इसमें बालिका का भाव इसमें है कि सारा आकाश चांद का वस्त्र है और चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। केवल मुख दिखाए हुए चांद वहां पर बैठा है और चांद का ये जो वस्त्र है, ये सुंदर वस्त्र जो है, ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो देखिए छोटी सी हमारी ये कविता है, इसका सेकंड काव्यांश, पहला काव्यांश आप सभी को समझ आया होगा, समझ आया पहला काव्यांश? कोई भी डाउट होता है, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे और अपना प्रश्न पूछेंगे। सभी को समझ आया ये पहला काव्यांश जो हमने पढ़ा था? इससे पहले जो हमने काव्यांश पढ़ा था वो समझ आया सभी को? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले काव्यांश को पढ़ेंगे। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। छोटी सी बच्ची कहती है कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कि आपने हमें बुद्धू समझा है। हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। अब देखिए वो छोटी सी बच्ची है, जिस तरह से आपने नादान दोस्त कविता पढ़ी थी तो उसमें देखिए किस तरह से केशव और छोटी सी जो श्यामा है उसने चिड़िया की हेल्प करने के पर्पज से, चिड़िया की मदद करने के उद्देश्य से चिड़िया के अंडों को गिरवा दिया था। क्योंकि जब चिड़िया के अंडों को हम हाथ में ले लेते हैं तो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती और चिड़िया ने खुद ही अपने अंडे नीचे फेंक दिए। तो ये बच्चे देखिए यहाँ पर भला करना चाहते थे, बच्चे यहाँ पर चिड़िया की मदद करना चाहते थे कि चिड़िया को दाना लेने ना जाना पड़े, चाहते थे कि चिड़िया को पानी लेने ना जाना पड़े, चाहते थे कि चिड़िया को धूप ना लगे, चिड़िया को ये
नीचे का फर्श ना चुभे, लेकिन उन बच्चों की नादानी के कारण, क्योंकि उन्हें अभी जीवन का अनुभव नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, बहुत सारी बातें नहीं सुनी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं लिया है, जीवन का अनुभव नहीं लिया है, तो क्योंकि इस कारण से वो बच्चे क्या करते हैं, एक तरह से जानबूझकर एक नादानी कर बैठते हैं। तो ऐसी ही है नादान सी ये छोटी सी बच्ची, कहती है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने क्या हमें बुद्धू समझा है? हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। अब देखिए, चांद का जो ये घटना बढ़ना है, उसको बीमारी लगता है। उसको लगता है कि जरूर चांद को कोई बीमारी हो गई है, जिससे कभी तो वो पूरे दिखाई देते हैं और कभी वो थोड़े कम दिखाई देते हैं, कभी और कम, कभी और कम, कभी और कम, कभी और कम, और कभी बिल्कुल जीरो, यानी कि अमावस्या की रात जब चांद हमें दिखाई ही नहीं देता है, तो उसको लगता है कि चांद को कोई बीमारी हो गई है। तो वो क्या कहती है कि हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। इस तरह से हमने ये दूसरा काव्य यहाँ पर पढ़ा, और इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। नजर का अर्थ होता है दिखाई देना। खूब है गोकी, खूब है गोकी का अर्थ होता है हालांकि। खूब है हालांकि, यानी कि सही है ये, ठीक है, वाजिबा, ऐसे वो कहते हैं। हालांकि या यद्यपि, हमको बुद्धू ही निराश समझा है। बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ। क्या आपने हमें बेवकूफ समझा है? निरा, निरा यानी कि पूरी तरह से। तो आपको लगता है कि हम पूरी तरह से बेवकूफ हैं। आप जो हमें बताएंगे, आप जो हमें दिखाएंगे, आप जो हमें समझाएंगे, हमें लगेगा कि यही सही है। नहीं, हम बुद्धू नहीं हैं, ऐसा कहती है वो छोटी सी बच्ची। तो क्या सच में चांद को बीमारी है? किस किस को लगता है कि चांद को बीमारी है? क्या सच में चांद को बीमारी है? आप में से भी लगता है किसी को कि क्यों वो घटता बढ़ता रहता है? यस, जीआई से दिक्तोली, माइक ऑन मैम करिए। नहीं, चाँद को बीमारी नहीं है। यस, तो आप इसका मतलब समझदार हैं। अब देखिए, क्यों होता है, चांद क्यों घटता बढ़ता रहता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। माइक को अपने पास ही रखिए। तो वो कहती है कि हमको निरा बुद्धू समझा है। हम समझते नहीं कि जैसे आपको बीमारी है, आप एक बार घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से निरा का अर्थ होता है पूरी तरह से, यानी कि बच्ची कहती है कि आपने हमें पूरी तरह से बेवकूफ समझा है, बुद्धू समझा है, लेकिन हम बुद्धू नहीं है। हमें पता चल गया है कि आपको कोई बीमारी है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर व्याख्या करेंगे। देखिए, फिर से प्रसंग बिल्कुल वही आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 में चांद से थोड़ी गप्पे नामक कविता से ली गई है, और इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। देखिए, जब में आप इसको पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार नाम लेने से आपको आप जो कवि है उनका नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन पंक्तियों में बालिका ने चांद के आकार में परिवर्तन को एक बीमारी माना है। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो दूसरा काव्यांश हमारा है, इसमें बालिका ने चांद के आकार परिवर्तन को, जिस तरह से चांद जो है आकार परिवर्तित करता रहता है, उसको एक बीमारी बताया है। तो ये सरलार्थ क्या कहता है कि बालिका चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि खूब हैं आप भी। वाह जी वाह, आपने तो हमें निरा यानी कि पूरा बेवकूफ समझा है। आपको लगता है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमें आपके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है, और हम समझ गए हैं कि आप कभी भी एक समान नहीं रहते, यानी कि हमेशा पूर्ण चंद्रमा नहीं होता, हमेशा बिल्कुल अंधेरी रात नहीं होती, चांद घटता बढ़ता रहता है। ये हम अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आप हमेशा एक समान नहीं रहते। आप जब घटना शुरू करते हो, आप जब
घटना शुरू करते हो तो घटते ही रहते हो, तो आप बिल्कुल घटते घटते पतले हो जाते हो, घटते घटते आप पतले हो जाते हो। मैं समझती हूं कि आपको घटने की एक बीमारी है, मैं समझ चुकी हूं कि आपको घटने की एक बीमारी है, पतला होने की बीमारी है। तो ये एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर कह रही है। तो देखिए ये भावार्थ क्या निकलता है इस काव्यांश का, कि बाल सुलभ कल्पना के कारण, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, काफी इमेजिनेशन पावर जो होती है बच्चों की। आपने देखा होगा, जो ये तो 10-11 साल की बच्ची है, लेकिन इससे और छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 5 से 8 साल के या उससे 5 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि अगर उन्हें अकेले में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करते हैं। आप लोगों ने भी ये करा होगा, आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं अभी, आप लोगों को याद होगा कि जब आप अकेले में रहते हैं तो आप अपने टॉयज जो होते हैं, खिलौने, उन्हीं के साथ आप खेल लेते हैं, अकेले में भी उससे बातें करते हैं। कभी आप उसके डॉक्टर बन जाते हैं, कभी आप उसकी माँ बन जाते हैं, कभी आप उसको खाना खिलाते हैं, कभी आप उसको सुलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन पावर होती है। तो वही बाल सुलभ कल्पना के कारण जो छोटी सी बालिका है, वो चांद के घटने बढ़ने की जो ये क्रिया है, इसको एक बीमारी समझने लगी है। उसको लग रहा है कि चांद को पक्का कोई बीमारी है, जो वो एक बार घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से दूसरा काव्यांश भी हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। समझ आया सभी को? एक बारी में हैंड रेस करेंगे। यस, वेरी गुड, एक बार में हैंड रेस करेंगे। अगला है बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब अगला काव्यांश क्या कहती है छोटी सी बच्ची, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। अरे भाई, अगर आपको बढ़ने की बीमारी लगती है तो फिर आप बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते, आप तब तक दम नहीं लेते। दम नहीं लेते यानी कि बिल्कुल सांस नहीं लेते हैं आप, बिल्कुल रुकते नहीं कि 4 दिन इसी अवस्था में रुक गए। हर दिन मैं देखती हूँ कि आपके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है, आपका आकार धीरे 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 बड़ा होता जाता है। तो वो कहती है और बढ़ते हैं यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा नहीं होने में आता। अब देखिए फिर से कहती है, यह मरज आपका अच्छा होने में नहीं आता। लगता है आपको भयानक बीमारी लग गई है। अब ये बीमारी, ये मरज, मरज यानी कि रोग या बीमारी, लगता है आपको कोई भयानक बीमारी लग गई है, ये जो ठीक होने में नहीं आती। यानी कि बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, दम भी नहीं लेते, सांस भी नहीं लेते कि 4 दिन उसी तरह रह ले, या घटने में आते हैं तो घटते ही रहते हैं, रुकते नहीं कि 2 दिन इसी तरह रुक जाएं। तो वो कहती है और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, जब आपने पूर्णमासी का चांद देखा होगा, वो कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है। कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है। और वो कहती है कि तब तक आप दम नहीं लेते जब तक कि आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। यह मरज आपका अच्छा नहीं है, यह बीमारी आपकी अच्छी नहीं है। ये बीमारी जो है, लगता है कि ये अब ठीक होने में नहीं आ रही है, आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लगता है, वो छोटी सी बच्ची कह रही है। तो देखिए उसको चांद का घटना और बढ़ना जो है वो एक बीमारी की तरह लगता है। उसको लगता है कि चांद यहाँ पर बीमार हो गया है, उसको कोई बीमारी लग गई है। अब तो वो बेचारा अगर घटता है तो घटता ही चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें भी हमारे कुछ कठिन शब्द हैं, और अगर आप पाठ्य पुस्तिका खोल कर पढ़ रहे हैं तो आप कठिन शब्दों को इस तरह से अंडरलाइन करते रहिए
और उनके जो अर्थ है उसके साथ साथ लिखते रहिए। वैसे आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी कठिन शब्द दिए होंगे, तो आप वहां से भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, दम का अर्थ होता है सांस, बिल्कुल का अर्थ होता है पूरी तरह से, मरज का अर्थ होता है रोग या बीमारी। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, अच्छा यानी कि ठीक, ठीक है, ये मरज आपका अच्छा होने ही नहीं आता, यानी कि ये तो ठीक होने में नहीं आ रहा है। क्या हो गया है आपको कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने तीसरा काव्यांश पढ़ा। अब इसको बिल्कुल इसके भावार्थ को यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए क्या है भावार्थ, बिल्कुल पहले सप्रसंग व्याख्या करनी है तो प्रसंग है, और नेक्स्ट सेशन में हम इस कविता को यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और बहुत सारी बातें हैं चांद से जुड़ी हुई जो आपके साथ डिस्कस करनी है, उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इस कविता को हमने यहाँ पर पढ़ा, तो इसका सरलार्थ यहाँ पर एक बार मैं कर देती हूँ आपके लिए कि लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद, आप जब बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक आप पूरी तरह से गोल मटोल ना हो जाएं। आपकी ये बढ़ने की जो बीमारी है, आपकी बढ़ने की ये जो बीमारी है, यानी कि बढ़ने और घटने की जो ये बीमारी है, ये बीमारी तो लगता है जैसे कभी ठीक होने में नहीं आती। ऐसा लगता है कि ये बीमारी कभी ठीक भी होगी, जो ये आपको घटते बढ़ते रहने की बीमारी है। तो मुझे पता है, आप सभी को पता है कि चांद को बीमारी नहीं है। किस किस को लगता है कि चांद को बीमारी है घटते बढ़ने की? क्या चांद किसी बीमारी के कारण घटता बढ़ता है? बीमारी के कारण नहीं बढ़ता है। यस, क्योंकि चांद तो अपने ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों घटता बढ़ता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो काव्यांश है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका भावार्थ है कि ये भी बाल सुलभ कल्पना के अनुसार चांद के बढ़ने की जो क्रिया है वो भी उसे एक बीमारी लगती है। तो चांद से जुड़े हुए और भी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।